उन्हें लग भी नहीं सकता था कि कश्मीर जैसा दृश्य कैराना में हो सकता है। लेकिन जब मीडिया के लोग आए, लोगों से मिले, तो तब ये सारे देश के सामने विषय आया। अब चूंकि शहर तो उठाकर आप कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते, तो वहीं पर उन्हें उसी स्थान पर सुरक्षा देना, उन्हें कहीं और बसा देना इसका उपाय नहीं था। उसी स्थान पर सुरक्षा देना ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो उसके लिए सबसे उचित उपाय था पीएसी की बटालियन की स्थापना होना या किसी अन्य बल की स्थापना होना। देखिए, आपने सुरक्षा की बात की, सुरक्षित तो लोग अब भी नहीं हैं। बात लखीमपुर की करें जी, वहाँ पर 4 किसान आपके ही राज्य मंत्री हैं और अभी हाल ही में खुलासा हुआ है कि उनके बेटे की जो पिस्तौल थी उससे गोलियां भी चली हैं। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले की बात करें, एक थाने में एक बताया जा रहा है टोंटी से लटक कर एक अल्ताफ नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। लोग वो भी मानने को तैयार नहीं हैं। कहाँ सुरक्षित लोग अब दिखाई दे रहे हैं? आप मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक इतना बड़ा कद है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई है, आपने देखी हो तो, भूखमरी में भी भारत का नंबर आ गया है। पहले से ज़्यादा लोग भूखे मर रहे हैं। आप तो हालांकि आप लोग बांट रहे हैं, आपने अनाज बांटा, अब नवंबर में वो भी बंद हो जाएगा सेंटर से। आप अपडेट नहीं, आप 4.5 साल हो गए, कैराना याद नहीं आया, पीएसी याद नहीं आई। अब चुनाव नज़दीक आ गया तो भारतीय जनता पार्टी फिर वही पलायन का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। फिर लोगों को बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी ईद रमज़ान की बात करते हैं, कभी दिवाली की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ एक सड़कों का जाल, मतलब इसके विकास के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अगर किसी ने पहली बार सोचा है तो माननीय योगी जी हैं। लोग कहते हैं सड़कों पे चलाएंगे क्या भैया, पेट्रोल इन्होंने 100 के पार पहुंचा दिया, चलाएं कहाँ से उस पर? हम अपनी कार नहीं चला सकते, हम अपनी बाइक नहीं चला सकते। किसान परेशान है, कहते हैं हमारा ट्रैक्टर बंद करा दिया, 10 साल के बाद हम ट्रैक्टर नहीं चला सकते। आप भी जानते हैं भली भांति, ट्रैक्टर का 10 साल में बिगड़ता कुछ नहीं है। पोल्यूशन जितना ट्रैक्टर फैलाता है आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। हालांकि एक घर में लगा हुआ एसी उससे ज़्यादा पोल्यूशन फैला देता है। अब चलिए मान लेते हैं, अभी आपने उपचुनाव हुए थे पूरे देश भर में, लगभग 14 जगह आप हार गए हैं। उसके बाद आपको लगा कि शायद महंगाई लोगों को लग रही है, इसलिए पेट्रोल के रेट और डीजल के रेट कम कर देते हैं, तो आपने कम कर दिए। विपक्ष भी लगातार बोलता है कि भैया ये जो उपचुनाव हारे हैं, उपचुनाव हारने का नतीजा है। जब बात करें राजस्थान में तो एक जगह भाजपा की जमानत जब्त हो गई, 4था नंबर मिला है। आज़ाद उम्मीदवार निर्दलीय वो भी आपसे आगे निकल गया। हरियाणा में देख लीजिए आप, वहाँ पे हार चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में हार गए 4 सीटें। तो ये चीज़ें आपने अब आकर कम की हैं। रोड पर चलेगा कैसे कोई लोग? कहाँ से इतनी महंगाई में चल पाएगा? नहीं, अपडेट है हम। हाँ, वो वहाँ तक, होली तक चला गया। खैर मैं बता दूँ आपकी, 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है, तो आप ढूंढ के लाओ कौन भुखमरी की कहाँ रिपोर्ट है। वो जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कुछ होंगी, वो ताकतें तो पहले से लगी हुई हैं। देश को बदनाम करने में वो ताकतें पहले से लगी हुई हैं। इतने लोगों को लगातार भोजन मिल रहा है, विपक्ष की आपत्ति यही है कि इन लोगों को खाना क्यों दिया जा रहा है बिना कुछ किए। आप उल्टा उस रिपोर्ट को, जो भी होंगी, बहुत सारी ताकतें हैं जो नहीं चाहती भारत आगे बढ़े। कोई सा एक क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें हम कल्पना से भी ज़्यादा आगे ना बढ़े हों। कोई एक क्षेत्र, कहाँ आज चाइना को हमसे बात करने के लिए, हमसे मुकाबला करने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है। कहाँ पाकिस्तान के आतंकवादी आते थे, घर में घुस के मार जाते थे और हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे। अब अगर आ जाते हैं तो वापस जाने का रास्ता नहीं है, आज वन वे है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 100 घर बसा दिए हैं, एक गांव बसा दिया है। आपने सरकार, देखो जिन चीज़ों पर आप सरकार का वर्जन ले चुके और केंद्र से कोई इस पर जानकारी आ चुकी, उसमें आप अपना भी इंटरव्यू का टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? अब केंद्र से बयान आ चुका, मैं एक विधायक हूँ केवल, मुझे विधायक के दायरे में आप सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं वहीं पे आऊँगा शामली पे, अब मैं आपसे यहीं आ जाओ, आप बेहतर रहेगा। और इंटरव्यू काटना मत आप। नहीं, कुछ नहीं कटेगा, एजीटी चलेगा बस। फिर चलिए अब देखिए शामली पे बात कर लेते हैं। हालांकि सबको इंतजार है, लोग देखते हैं इधर हमारा चैनल काफ़ी। विधायक जी, ब्लॉक प्रमुख का एक चुनाव हुआ था जी अभी यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी और आप लोग सपोर्ट कर रहे थे किसी और को। समाजवादी से आए वीरेंद्र सिंह, पहले उसके बाद भी वो अलग अलग पार्टियां बदल चुके हैं। उन्होंने एक आदमी को चुनाव लड़ाया और उसको ब्लॉक प्रमुख बना दिया। अब वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। क्या उनका और आप में कुछ तालमेल में कुछ गड़बड़ है क्या, जो तालमेल नहीं? और वो डिजर्व करते थे। वो 6 बार के एमएलए पहले भी थे, एमएलसी भी थे, मिनिस्टर भी रह चुके। वो लोग पूछते हैं आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को, फिर तो आपके चैनल की गंभीरता पर सवाल लग जाएगा। योगी जी आए जी, आपने स्टेज से कहा कि ये रैली इतनी बढ़िया हो गई है यहाँ पे। योगी जी, आप तो पार हो ही गए हैं। हाँ, हम भी पार हो गए आपके साथ। मैंने कहा आप तो चुन के ही रहे, 2 बार तय है पहले से, लेकिन आपके, अरे ये तो स्वाभाविक है, साथ हम भी हो गए। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। आपको
लग रहा है कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी आप पे भरोसा कर रही है और आपको टिकट दे रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। शामली में हूं और शामली के विधायक मेरे साथ हैं। बहुत लोगों के सवाल थे कि इंटरव्यू कीजिएगा और बातचीत कीजिएगा। हालांकि सरकार से सवाल करना हमारा काम है और हम लगातार सवाल करते भी रहते हैं। तेजिंदर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। धन्यवाद जी। तेजिंदर जी, अभी देखिए कुछ दिन पहले योगी जी आए कैराना में और पलायन की सबसे ज़्यादा बात हुई, पीएसी यहाँ पर देखे गए। तो क्या लगता है इसके बाद का जो माहौल है, किस तरह का माहौल रहेगा? विधानसभा चुनाव नज़दीक है, एक तरीके से चुनावी रैली इसको हम कह सकते हैं। माहौल किस तरह का बना है योगी जी के आने के बाद? पहली बात तो यही है कि चुनावी रैली नहीं है। कोरोना के कारण से बहुत कम समय पिछले 2 वर्षों में या 1.5-2 वर्षों में निकल पा रहा था। पहले भी यहाँ आने का कई बार बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की, लेकिन कोरोना की परिस्थितियों के कारण प्रोग्राम बदलता रहा। और ये पीएससी जो बटालियन की स्थापना की बात थी, ये कोरोना की शुरुआत से यानी कि 2020 से फरवरी में ही उसके आसपास ये पैसा किसानों को मिल चुका था। उसके बाद प्रक्रिया रुक गई। कोरोना के कारण से सरकार का जो कार्य योजनाएं थी वो थोड़ी शिथिल पड़ी और सारा ध्यान इस बात पर था कि हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो कैसे जीवित रहें, कैसे सुरक्षित रहें। तो उस कारण से उसी को केंद्र बिंदु में रखकर कार्यक्रम चलते रहे। तो आते आते आखिर मुख्यमंत्री जी आए। जहाँ तक क्षेत्र की बात है, क्षेत्र में तो मैं समझता हूँ कि उनके घोषणा से ही, पीएससी कैंप लगने की घोषणा से और किसानों को पैसा जाने से ही ये कन्फर्म तो था कि यहाँ बढ़ रही हैं चीज़ें। और लोगों में एक जो, क्योंकि हमने जो सर्वे किया था ना पार्टी की तरफ से 2017 से पहले, चुनाव से पूर्व, लोगों को जानने के लिए कि क्या क्या मुद्दे उनके लिए हैं, तो जन सुरक्षा का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे गंभीर था। और इतना लोगों के अंदर था कि हमें कुछ चाहिए नहीं चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, सारी विकास योजनाएं, वो सब आप बाद में लिया ना, पहले हमारा मान सम्मान बचे, हमारी इज्जत बचे, हम जी सकें, ये प्राथमिकता थी। इसलिए आपने देखा भी होगा कि ऐसी स्थिति थी कि भाजपा का एक नारा था, माँ बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में। वो भी इसी को केंद्र में रख के था, क्योंकि हमारी माँ बेटी बहनें वो सड़कों पर खुलेआम निकलना दिन के समय भी बड़ा मुश्किल था, बहुत दूभर था। किस तरह से वो सम्मान अपना बचाएं सरेआम चौराहों पर। और माँ बहन वो छोड़ दो, सामान्य रूप से हमारे यहाँ तो शामली की घटना थी। एक हमारे यहाँ एसआई थी पुलिस में अंजू, एक समाजवादी के पदाधिकारी ने, क्योंकि पदाधिकारी का पता नहीं होता, वो टोपी सर पे होती थी तो लगता था कि समाजवादी के लोग हैं। बाद में वो नगर के यही कोई जिम्मेदारी थी, उन्होंने सरेआम तमाचा मार दिया था, सारे न्यूज़पेपर में छपी थी वो बात। उस समय तो पुलिस भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी समाजवादी गुंडों से। ये माहौल था। कांदला के अंदर ट्रेन रोक ली गई थी 2015 में, 2 ट्रेन रोक ली गई और 2-3 हज़ार आदमी, और उसमें जनप्रतिनिधि भी वो जाके शामिल हो गए। गोधरा कांड की पुनरावृत्ति हो सकती थी। ये सारी घटनाएं वहाँ का माहौल बहुत ख़राब करती जा रही थी। सरेआम गुंडागर्दी, लोगों को चिट्ठी भेज दी जाती, व्यापारी के सामने इश्तिहार लगा दिया जाता कि अगली बारी आपकी है। व्यापारी जाके थाने में सूचना देते, थाने से शासन प्रशासन से उन्हें गंदर मिले, गंदर वहीं बैठे तो गंदर के सामने मार दिया। और व्यापारी डरते थे, उन्हें लगता था कि अगर हम किसी का पता लेने जाएंगे और उसके यहाँ बैठकर हमारा फ़ोटो किसी पत्रकार ने खींच लिया, किसी के मोबाइल में आ गया, तो अगली बारी हमारी है। इतनी दहशत थी। उस दहशत से बाहर निकालने का एक ही उपाय था, क्योंकि मुद्दा जब उठाए बाबू हुकुम सिंह जी हमारे श्रद्धेय नेता थे बड़े, अब वो स्वर्गीय हैं तो इस नाते से मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि पहले शुरुआत उन्होंने इस समस्या को समझा, उसे राष्ट्रीय पटल पे लाए। सारा मीडिया, तमाम लोगों का एक बार केंद्र बिंदु पूरा कैराना हो गया था। तमाम मीडिया में सारी खबरें चली। उन्हें लग भी नहीं सकता था कि कश्मीर जैसा दृश्य कैराना में हो सकता है। लेकिन जब मीडिया के लोग आए, लोगों से मिले, तो तभी सारे देश के सामने विषय आया। अब चूँकि शहर तो उठाकर आप कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते,
तो वहीं पर उन्हें उसी स्थान पर सुरक्षा देना, उन्हें कहीं और बसा देना इसका उपाय नहीं था। उसी स्थान पर सुरक्षा देना ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो उसके लिए सबसे उचित उपाय था पीएससी की बटालियन की स्थापना होना या किसी अन्य बल की स्थापना होना। देखिए, आपने सुरक्षा की बात की, सुरक्षित तो लोग अब भी नहीं हैं। बात लखीमपुर की करें जी, वहाँ पर 4 किसान आपके ही राज्य मंत्री हैं और अभी हाल ही में खुलासा हुआ है कि उनके बेटे की जो पिस्तौल थी उससे गोलियां भी चली हैं। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले की बात करें, एक थाने में एक बताया जा रहा है टोंटी से लटक कर एक अल्ताफ नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। लोग वो भी मानने को तैयार नहीं हैं। कहाँ सुरक्षित लोग अब दिखाई दे देखो, रहे हैं? आप पर्टिकुलर एक बिंदु एक मुद्दा उठाएंगे वो अलग विषय है। जहाँ तक लखीमपुर की बात है इसमें कानून अपना काम करेगा और पुलिस काम कर रही है, तभी तो कुछ आप बता रहे हैं कि उनकी राइफल का उनका है, ये पुलिस ही तो ला रही है ना उनकी तरफ से दुनिया। तो इसका मतलब ये भी कि जांच निष्पक्ष चल रही है। ये अपने आप में बताता है कि जांच निष्पक्ष चल रही है। वरना गृह मंत्री के बेटे हैं, अगर पुलिस के मन में कोई इस तरह की उनका प्रभाव होता तो शायद ये चीज़ें सामने मत आती। अगर सामने आई हैं, वहाँ कानून अपना काम करेगा, उस पर किसी की कोई आवश्यकता, किसी के टीका टिप्पणी की है ही नहीं। उसमें जो ठीक होगा उस तरफ चलेंगे। भाजपा में कभी ऐसा नहीं होता, अपराधी की कोई जाति हम नहीं देखते। पहली सरकार थी वो देखते थे बलात्कारी कौन है, बलात्कारी की जाति क्या है, बलात्कारी का धर्म क्या है, ज़्यादा मायने रखता था। पीड़ित लड़की कौन है या पीड़ित परिवार कौन है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता था। उसको देखते थे कि इनका वोट बैंक हमारे साथ है नहीं, तो उसी के आधार पर न्याय और अन्याय की परिभाषा तय की जाती थी। आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन आप पूरे प्रदेश में खुद घूमिए। आप पत्रकार हैं तो मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं कि कितना आप खुलेआम किसी भी अपनी महिला रिपोर्टर को भेज कर देख लीजिए, किसी की हिम्मत नहीं कि आँख उठा कर देख लें। आप वो फ़र्क देख लीजिए। और उस समय कहीं जाते हो रात में, उस समय तो शायद आप खुद भी सुरक्षित न रहते। मैंने कहा ना, पुलिस भी जो पिकेट लगती थी सुरक्षा के लिए, तो अलग अलग सिपाही जो होते थे वो एक जगह इकट्ठे होकर रात गुजारते थे। ये उत्तर प्रदेश का आलम था। वो लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर होते थे रात में, लेकिन यदा कदा घटनाएं होती थी, उनकी मार पिटाई हुई, राइफल छीन के ले गए, गोली मार दी तो छीन के ले गए। उन्हें खुद ये लगता था कि जो राइफल जो हथियार लेकर हम आए हैं सुरक्षा के लिए, वो सुबह तक थाने में ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। कहाँ से कहाँ। हमें तो पूरा उत्तर प्रदेश एक तरह से आईसीयू में मिला था, एकदम बहुत गंभीर अवस्था में। वहाँ से निकाल के लाना, कोई एक पैसा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। मेरा या आपका भी कोई रिश्तेदार होगा, गलती से भी उसको ये लगता था कि उत्तर प्रदेश में जाके 2 रुपये नहीं लगाऊंगा। आज उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ रुपए लग रहे हैं, 4.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हो चुके हैं। आज कानून व्यवस्था में आप रात को, आप खुद अपना चैनल पे वो लेके निकल सकते हैं कैमरा, आपको रात में देर रात तक भी महिलाएं, हमारी माँ बहनें घूमते मिल जाएंगी। तो आप बिल्कुल उसमें किसी भी तरह से तुलना नहीं कर सकते। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि 4.5 साल हो गए, कैराना याद नहीं आया, पीएसी याद नहीं आई, अब चुनाव नज़दीक आ गया तो भारतीय जनता पार्टी फिर वही पलायन का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। फिर लोगों को बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी ईद रमज़ान की बात करते हैं, कभी दिवाली की बात करते हैं। आप इसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे, 10 बार का पत्राचार है। 2017 से ही सरकार की तरफ से सारा सर्वे आसपास के गांव में सर्वे किया गया, जहां जहां इसके लिए उपयुक्त भूमि हो सकती थी उन भूमि का सर्वे किया गया। ये 17 की बात है। 18 में माननीय मुख्यमंत्री जी खुले मंच से घोषणा करके गए। 19 तक वो सारी कार्रवाई चलती रही और लोगों को वो पैसा मुआवजा मिला। तो ये सारी चीज़ें तब से सतत प्रक्रिया चली हुई है। ऐसा नहीं कि अब चुनाव आ गए वो आ गए, इससे पहले कितना काम हो चुका उसके बारे में आप चाहेंगे तो पत्राचार आपको मिल जाएगा। ये सब लगातार चल रही हैं चीज़ें। 3 साल मिले हमें, केवल 2 साल तो समझ लो कोरोना के भेंट चढ़ गए। उन 3 वर्षों में मैं नहीं समझता कि पिछले 20 वर्षों में भी उसके बराबर काम हुआ होगा, उनसे 2 गुना। और विशेष रूप से जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करती हैं, ये तो किसी सरकार के एजेंडे में रहा ही नहीं कभी। ये जो सड़कें निकल रही हैं ना, दिल्ली से 8 सड़कें निकलती हैं, चाहे वो करनाल की रोड है, चाहे रोहतक है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, नोएडा जाने वाली रोड है, बुलंदशहर वाली है, मेरठ जाने वाली है और बागपत वाली है। ये 7 रोड करनाल से लेकर गुड़गांव तक तो 50 वर्ष पहले भी ऐसी थी, लेकिन कुछ समय 30 वर्ष पहले नोएडा आ गया, उसके बाद बुलंदशहर, फिर मेरठ तक पहुंच गए। लेकिन बागपत रोड का तो कभी भाग्य खुला ही नहीं था जीवन में। पहली बार किसी सरकार ने इस पूरी बेल्ट पे ध्यान दिया। आज दिल्ली से चलते हुए कितने नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं, यहाँ से सीधा दिल्ली से भी देहरादून के लिए नेशनल हाईवे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ एक सड़कों का जाल
मतलब इसके विकास के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अगर किसी ने पहली बार सोचा है तो माननीय योगी जी हैं। लोग कहते हैं सड़कों पे चलाएंगे क्या भैया, पेट्रोल इन्होंने सौ के पार पहुंचा दिया, चलाएं कहाँ से उस पे, हम अपनी कार नहीं चला सकते, हम अपनी बाइक नहीं चला सकते, किसान परेशान है, कहते हैं हमारा ट्रैक्टर बंद करा दिया, 10 साल के बाद हम ट्रैक्टर नहीं चला सकते। आप भी जानते हैं भली भांति ट्रैक्टर का 10 साल में बिगड़ता कुछ नहीं है। पोल्यूशन जितना ट्रैक्टर फैलाता है आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हालांकि एक घर में लगा हुआ एसी उससे ज़्यादा पोल्यूशन फैला देता है। अब चलिए मान लेते हैं अभी आपने उपचुनाव हुए थे पूरे देश भर में, लगभग 14 जगह आप हार गए हैं, उसके बाद आपको लगा कि शायद महंगाई लोगों को लग रही है इसलिए पेट्रोल के रेट और डीजल के रेट कम कर देते हैं, तो आपने कम कर दिए। विपक्ष भी लगातार बोलता है कि भैया ये जो उपचुनाव हारे हैं, उपचुनाव हारने का नतीजा है। जब बात करें राजस्थान में तो एक जगह भाजपा की जमानत जब्त हो गई, चौथा नंबर मिला है, आज़ाद उम्मीदवार निर्दलीय वो भी आपसे आगे निकल गया। हरियाणा में देख लीजिए आप, वहाँ पे हार चुके हैं, हिमाचल प्रदेश में हार गए 4 सीटें। तो ये चीज़ें आपने अब आकर कम की हैं। रोड पर चलेगा कैसे कोई लोग, कहाँ से इतनी महंगाई में चल पाएगा? पहले तो आप ये चीज़ संज्ञान ले लें कि बीजेपी जो काम करती है, जिस तरह की बीजेपी की कार्यशैली है, वो कभी भी चुनाव को दृष्टिगत रखकर कोई काम नहीं करती। अगर चुनाव पर नज़र होती तो धारा 370 को आते 100 दिन के अंदर ख़त्म नहीं करते हम, इसे खींचते 24 तक और 24 में ले जाके तब इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन वो हमारा एजेंडे में इस तरह की चीज़ें नहीं होती कि जब चुनाव आएगा तभी काम करेंगे। हम राम मंदिर का मुद्दा 100 दिन के अंदर सुलट गया, अगर चुनाव पर दृष्टि रहती तो लंबा खींचते इसको। अब से 20 वर्ष पहले, 21 वर्ष पहले जाट जाति को आरक्षण दिया था, उसके ना पहले चुनाव था ना उसके बाद में चुनाव था। हम उस दृष्टि से काम ही नहीं करते, ये विपक्ष का तरीका था काम करने का। हम तो पूरे 4.5 साल लगातार काम करते हैं। आप हमारी कार्यशैली से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हो, इसलिए आपने ये सवाल कर लिए होंगे। ये कोरोना के कारण से कुछ चीज़ें शिथिल हुई हैं, लेकिन कोरोना में भी आप ये देखिए कि हम किस जगह थे जब कोरोना आया। एक ऐसी महाविपत्ति आ गई जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं थी। भारत कहाँ था उस समय, कहाँ स्टैंड करता था भारत? ना हमारे पास मेडिकल के संसाधन थे, ना हमारे पास कोई ऐसे इक्विपमेंट थे जो उसके लिए यूज करने चाहिए, ना पीपीई किट थी, ना हमारे पास कुछ भी उस तरह की वेंटिलेटर नहीं थे। कहाँ से चले थे हम? और आज दुनिया में जिन देशों को कम से कम प्रभावित किया है कोरोना ने, उनमें भारत भी एक है। हमने दुनिया में 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन दी, तब भी बहुत लोगों के लेख आए। 1400 से 1500 लेख इसी बात से आ गए जो तथाकथित सेकुलर जिन्हें कह सकते हैं, कुछ भी सोच के जुड़े हुए, जो पूर्व में बड़े बड़े अधिकारी रह चुके, सारे मीडिया में सब जगह छपवाए गए जानबूझकर ताकि लोग वैक्सीन न लगवाएं। सरकार की हर योजना को पीछे खींचना, उस पर टीका टिप्पणी करना, उसके बारे में लोगों को गुमराह करना, ये विपक्ष का एजेंडा है। लेकिन मोदी जी की ध्यान इन पर तो है ही नहीं। मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक इतना बड़ा कद है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई है, आपने देखी हो तो, भूखमरी में भी भारत का नंबर आ गया है। पहले से ज़्यादा लोग भूखे मर रहे हैं। आप तो हालांकि आप लोग बांट रहे हैं, आपने अनाज बांटा, अब नवंबर में वो भी बंद हो जाएगा, सेंटर से आप अपडेट नहीं, आप इसका मतलब नहीं, अपडेट है हम। हाँ, वो वहाँ तक होली तक चला गया। खैर मैं बता दूँ आपकी 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है, तो आप ढूंढ के लाओ कौन भुखमरी की कहाँ रिपोर्ट है वो। जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कुछ होंगी वो ताकतें तो पहले से लगी हुई हैं, देश को बदनाम करने में वो ताकतें पहले से लगी हुई हैं। इतने लोगों को लगातार भोजन मिल रहा है, विपक्ष की आपत्ति यही है कि इन लोगों को खाना क्यों दिया जा रहा है बिना कुछ किए। आप उल्टा उस रिपोर्ट को, जो भी होंगी, बहुत सारी ताकतें हैं जो नहीं चाहती भारत आगे बढ़े। कोई सा एक क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें हम कल्पना से भी ज़्यादा आगे ना बढ़े हों। कोई एक क्षेत्र कहाँ आज चाइना को हमसे बात करने के लिए, हमसे मुकाबला करने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है। कहाँ पाकिस्तान के आतंकवादी आते थे, घर में घुस के मार जाते थे और हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे। अब अगर आ जाते हैं तो वापस जाने का रास्ता नहीं है, आज वन वे है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 100 घर बसा दिए हैं, एक गांव बसा दिया है। आपने सरकार देखो, जिन चीज़ों पर आप सरकार का वर्जन ले चुके और केंद्र से कोई इस पर जानकारी आ चुकी, उसमें आप अपना भी इंटरव्यू का टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? अब केंद्र से बयान आ चुका, मैं एक विधायक हूँ केवल, मुझे विधायक के दायरे में आप सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं वहीं पे आऊँगा शामली पे, अब मैं आपसे यहीं आ जाओ, आप बेहतर रहेगा। और इंटरव्यू काटना मत आप। नहीं, कुछ नहीं कटेगा, एजीटी चलेगा बस। चलिए अब देखिए शामली पे बात कर लेते हैं, हालांकि सबको इंतजार है, लोग देखते हैं इधर हमारा चैनल काफ़ी। विधायक जी, ब्लॉक प्रमुख का एक चुनाव हुआ था जी अभी यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी और आप लोग सपोर्ट कर रहे थे किसी और को। समाजवादी से आए वीरेंद्र सिंह, पहले उसके बाद भी वो अलग अलग पार्टियां बदल चुके हैं। उन्होंने एक आदमी को चुनाव लड़ाया और उसको ब्लॉक प्रमुख बना दिया। अब वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। क्या उनका और आप में कुछ तालमेल में कुछ गड़बड़ है क्या, जो तालमेल नहीं बन पा रहा है?
मैं आपके चैनल का नाम पढ़ रहा था, इतना हिंदुस्तान 9। तो इतनी छोटी छोटी पारिवारिक बातों को क्यों आप ले रहे हैं इसमें? नहीं, लोग बता पूछते हैं, लोग बातें करते नहीं हैं। पूछ रहा, सबको पता है, मैं उनका आदर करता हूँ, मेरे उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, कोई किसी की तरह का फ़र्क नहीं। लेकिन आप इसे ऐसा इशू बना के पेश कर रहे हैं जिस तरह से, ऐसी कोई चीज़ नहीं। उनको सरकार ने MLC बनाया, उनके कारण से बहुत सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में एक संतुलन कायम किया गया है, और वो डिजर्व करते थे। वो 6 बार के MLA पहले भी थे, MLC भी थे, मिनिस्टर भी रह चुके। वो लोग पूछते हैं आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को, फिर तो आपके चैनल की गंभीरता पर सवाल लग जाएगा। नहीं, गंभीरता, हाँ, लोग बातचीत करते हैं, वो ग्राउंड पे आप जाएंगे कोई बात तो लोग नहीं कर इस रहा। तरह की मैं बातचीत करते मेरे हैं। उनके मैं जाता रहता हूँ, ग्राउंड पे रहता हूँ, मैं तो ऊपर ही नहीं उठ पाता। अभी मैं नाम नहीं बताने पर मैं आपको बताऊं तो मैं आते हुए किसी ने मुझसे पूछा कि इस तरह के क्वेश्चन जरूर रखना एक। चलो वो किसी कौन है, एक किसी केजरीवाल के पास भी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के, वो मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ। उन्हें कोई एक आदमी बता देता है कि सरकार ऐसा कर रही है और उस पर सवाल कर देते हैं। किसी की बात नहीं, आप मेरे से, मैं यहाँ का विधायक हूँ, मेरे से मेरे बारे में मैं पूरी कर लूँ, मेरे से मेरे बारे में आप बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इधर उधर के किसी और एजेंडे के हिसाब से सवाल न किया जाए। एक सवाल और चलिए। हाँ। योगी जी आए जी, आपने स्टेज से कहा कि ये रैली इतनी बढ़िया हो गई है यहाँ पे। योगी जी आप तो पार हो ही गए हैं, हाँ, हम भी पार हो गए आपके साथ। मैंने कहा आप तो चुन के आ ही रहे हैं, दोबारा तय है पहले से, लेकिन आपके, अरे ये तो स्वाभाविक है, आपके साथ हम भी हो गए। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी आप पे भरोसा कर रही है और आपको टिकट दे रही है, ये संभावनाएं कहां से तेजिंदर जी नजर आ रही हैं? आप देखिए, मुझे फिर वहीं जाना पड़ेगा। आप किसके एजेंडे पे बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। नहीं, कोई एजेंडे पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई एजेंडा नहीं है, ये सवाल है। तो आप देखिए, आपने कहा योगी जी आप तो दोबारा आ रहे हैं, चलिए हम मान लेते हैं योगी जी आ रहे हैं। आपने कहा कि आपके साथ साथ हम भी अब की बार पार हो रहे हैं, तो क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि दोबारा से तेजिंदर निर्वाल पे भरोसा कर रही है पार्टी और उनको चुनाव लड़ाएगी सामने से? आप गलत काउंटर पे गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं विधायक, सुन लो मेरी बात, सुन लो ना जी। ये सवाल आप ऊपर किसी से पूछे, बात किसी से करे लगे। नहीं कहा आपने है, पूरी तो बात सवाल आपसे पूरी बात सुनिए। सुनिए। मैं वो तो मेरे साथ हम कहा ना, तो सारे MLA हैं उसमें, हमारे 425 MLA थे, उसमें कुछ सहयोगी के कुछ हट भी जाएंगे, वो सभी हैं उसमें, वो सबके लिए है। 403 MLA टोटल थे, सबके लिए है, जो भी साथ जिनको पार्टी का रहेगा टिकट। लेकिन आप ये सवाल पैदा करके उस पर कुछ चुनाव अपना 2 दिन का चलाना चाहते हो वीडियो। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पार्टी का अपना आकलन है। हमारे यहाँ ये जरूर है, जो लोग भ्रष्टाचार में या किसी के या कोई इस तरह की तो चीज़ें पार्टी हमेशा आकलन करती है, हमेशा। यहाँ किसी के लिए कोई चीज़ स्थिर नहीं होती और ना होनी चाहिए। लेकिन वो सब चीज़ आप उसे इशू बनाकर कहाँ, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपके एक ही लाइन में गए, इसलिए मैंने सोचा हो सकता है कहीं से किससे मिल के आए आप, किससे नहीं। नहीं, मैं किसी से मिल के नहीं, मैं घर से सीधा एक आदमी से बीच में मिला, उसने मेरे को कहा ये सवाल एक कर लेना, तो वो करके मैं आ गया। आप उससे भी करके आते जो भी आदमी होगा। खैर वो तो एक आम आदमी है बेचारा, मेरे को जानता है वैसे, तो उसने मेरे को बोल दिया। ये आपका मेरे से गलत सवाल है। मैं विधायक हूँ, मैं अपनी उससे काम कर रहा हूँ। पार्टी का जो निर्देश होगा, पहले भी 32 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ, कई बार मेरा टिकट मिलने में नाम रहा और कई बार नहीं मिला। उसके बावजूद भी आज तक मेरी निष्ठा पर कभी सवाल नहीं उठा। मेरे सगे ताऊ जी MLA लड़े थे हुकुम सिंह जी के सामने, तो भी मैं पार्टी के साथ रहा। मेरे सगे चाचा यहाँ से चेयरमैन लड़े थे, तो भी मैं पार्टी के साथ रहा। मैं कभी पार्टी की निष्ठा से, मैं अपने कार्यकर्ताओं को होने के नाते कह सकता हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जो भी पार्टी तय करेगी वो सबके लिए, उस सिर माथे पर सबके लिए, उसमें कोई किसी अच्छा, गन्ने वाले किसानों को कैसे देखते हैं? गन्ने का पेमेंट आपने कहा था 15 दिन 14 दिन में पेमेंट करा देंगे, हालांकि पेमेंट नहीं आ रहा है। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली हम मानते हैं बहुत ज़्यादा अब यूपी में पहले के मुकाबले आ रही है। जहाँ एक हफ्ता दिन में, एक हफ्ता रात में चलती थी, अब बिजली लोगों को 18-20 घंटे 22 घंटे तक मिल रही है। गन्ने का पेमेंट लोगों को नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं देखो भैया, हम पेट्रोल भी महंगा ले लेंगे, हम बिजली का बिल भी भर लेंगे, हम बच्चों को भी अच्छी जगह पढ़ा लेंगे, हमारा पेमेंट है ना वो टाइम पर दिलवा दीजिए। हमारा है, हमने मेहनत की है, हम मिल में डाल के आए, उसका पेमेंट टाइम पर दिलवा दीजिए। इस पे आप क्या कहें? मेरा ये कहना है, जब हम उत्तर प्रदेश में आए तब की स्थिति क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 17 रुपये भाव था चीनी का, भारत में 21-22 रुपये था, और मिलों की हालत खस्ता थी, चाहे वो किसी भी कारण से थी। पुरानी सरकार में हमसे पहले गई 20 मिलें बंद हो चुकी थी। 20 मिलें बंद होने के बाद हमने कुछ मिलों की क्षमता बढ़ाई, कुछ को चलने के लिए उन्हें तैयार करा उनकी मदद की सरकार ने, और वो मिलें आज सुचारू रूप से काम कर रही हैं। धीरे धीरे सरकार ने चीनी उद्योग में जो मंदी का दौर था उससे उभरने के लिए माननीय मोदी जी ने 100% शुल्क लगाया, जबकि 20% से ज़्यादा लगा ही नहीं सकते थे। वरना 17 रुपये में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ब्राज़ील की अन्य देशों की चीनी मिल जाती थी। हमारे यहाँ 21-22 में तो थोड़ा बहुत शुल्क लग के भी वो आती थी 20%, तो भी हमारी चीनी के आसपास से उसका रेट मिलता था, और वो लोग उतने में वो भी खरीद लेते थे। तो हमारा चीनी उद्योग उभर ही नहीं पा रहा था।
शुरुआत की। उसके बाद एथेनॉल मिलाने की परमिशन दी। 30 साल से आपने भाषण सुने होंगे सब लोगों के, हम एथेनॉल मिलाएंगे, हम मिलाएंगे, जब एथेनॉल मिलेगा ऐसे होगा। एथेनॉल के लिए मोदी जी ने कहा 2020 तक, ये अभी हम 10% मिलाने की परमिशन दे रहे हैं और 2030 तक हम 20% मिलाने लगेंगे। लेकिन आपको ये जान के मुझे तो खुशी है, आपको आश्चर्य हो सकता है कि कुछ मिल मालिकों ने इकट्ठे होकर, जो इससे जुड़ी हुई फैक्ट्री हैं, वो खुद जाके अभी पीछे 2-4 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री के सामने एक निवेदन किया था कि 2030 की बजाय 2024-25 तक ही 20% या उससे ज़्यादा मिलाने की परमिशन हमें दे दी जाए। जिस समय हम सत्ता में आए 11 रुपये 90 पैसे के आसपास रेट था एथेनॉल का, आज 62 रुपये से ज़्यादा है। आज उसके कारण से मिलों की हालत ठीक होने लगी, मिल दोबारा चलने लगी। वरना मैं अपने ज़िले के आसपास की बात करूं तो हमारी गागुर मिल बिक चुकी थी, तितावी मिल बिक चुकी थी, शामली मिल ने भी अपना कुछ हिस्सा बेच दिया था। कोई भी प्लांट लगा के कोई बेचना नहीं चाहता आसानी से, लेकिन वो इस दौर से गुजर रहे थे। वहाँ से उभार कर लाना, उन मिलों को पुनर्जीवित करके चलवाना, और अब धीरे धीरे चूँकि एक बफर स्टॉक मोदी सरकार ने, पहली बार कोई सरकार है, क्योंकि मिल मालिकों को लोन नहीं मिल पा रहा था बैंक से चीनी का मूल्य कम होने के कारण से, और चीनी के अलावा कुछ गिरवी रख नहीं सकते थे। मोदी सरकार पहली सरकार थी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आश्वासन दिया कि 40 लाख टन चीनी, उसकी हम गारंटी देते हैं कि 31 रुपये के रेट में केंद्र सरकार भुगतान करेगी। उसके आधार पर मिलों को लोन मिलना शुरू हो गया। खंडसारी का लाइसेंस हमने 16 की बजाय 8 मिल के ऊपर कर दिया। ये धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो हम कह सकते हैं किसान के या गन्ने के क्षेत्र में हम कर रहे हैं, और धीरे धीरे पेमेंट की स्थिति भी सुधर रही है। कुछ ही मिल हैं जिनका पेमेंट है, अब बड़ी संख्या में मिल नहीं, पहले सारे मिल ऐसे होते थे, अब केवल कुछ टिप्स पे कुछ मिल हैं, उतना आप कह सकते हैं। वो भी जल्दी ही सुधार की तरफ चल के हम और आगे पहुँच जाएंगे। और जहाँ तक 14 दिन की बात है, ये 1968 से एक्ट में है। अभी हमने एस्क्रो अकाउंट खोल दिया था, एस्क्रो अकाउंट भी पहले से ही था, उसमें मिल मालिक का और किसान का खाता एक जगह रहेगा। जैसे ही चीनी का पेमेंट आएगा तो उधर अपने आप ही वो पैसा 85% शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सुधारात्मक कदम चल रहे हैं, और तुलना करोगे 17 से तो आज हम उससे 10-15 कदम आगे खड़े हुए हैं, और ये चीज़ें बहुत जल्दी और ज़्यादा सुधार की आवश्यकता होगी, वो भी सुधार हो रहा है। बिजली की जहाँ तक बात है, आपने सवाल किया इसलिए बता रहा हूँ। कोई भी किसान, देखो बिजली मिलती है 950 या 950 रुपये मिलता था एक महीने का बिल ट्यूबवेल पर, आज मिलता है 1800 के आसपास या 1800 प्लस। लेकिन पिछली सरकार में बिजली का बिल तो जाता था 950 रुपये, लेकिन ये नहीं पता था कि बिजली आएगी कब। बड़ा सवाल बिजली आने का था, बिल आने का नहीं था। बिल तो आता था, बिल देते भी थे। जब किसान को आवश्यकता है उस समय बिजली मिलती नहीं थी, जब फसल सूख रही होती है तब बिजली मिलती नहीं थी। तो मजबूरी में हर किसान को 2, 4, 10 दिन, कम से कम 15 दिन से महीने के बीच का औसत हर एक किसान का होता था कि वो जनरेटर मंगाते थे किराए पे, और उसमें डीजल डाल के उससे अपना फसल में सिंचाई करते थे। और वो अगर मिनिमम आप ये मान लें कि वो 10 दिन सिंचाई पूरे साल में की, तो कोई भी ऐसा जनरेटर या ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो 3000 रुपये रोज़ से कम पे उसका खर्च आ सके। 10 दिन का खर्च आप जोड़ते तो वही मिनिमम 30,000 रुपये था। वो भी करना पड़ता था, 11-12 हज़ार रुपये बिल भी देना पड़ता था। बिजली टाइम से मिलती नहीं थी। अब दिन के टाइम में बिजली मिलती है, तब पता नहीं रात में 2:30 बजे 3 बजे कब बिजली आएगी और कब चली जाएगी। ट्यूबवेल तक गए तब तक ही चली गई। ये सारी व्यवस्थाएं अब दिन में 8 घंटे मिलेगी, या जो भी समय मिलेगा वो दिन के समय मिलेगा, ताकि किसान आराम से जाके दिन में अपनी सिंचाई करके वापस आ सके। परमानेंट मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं है। और वो जो 30,000 रुपये जनरेटर पे होते थे, वो खर्च तो बिल्कुल शून्य हो गया। आज ऐसी स्थिति है कि जनरेटर वालों के तो शादियाँ भी होनी बंद होगी, बच्चों की बिजनेस फेल हो गए बिल्कुल। इन्वर्टर वालों के बिजनेस फेल हो गए। उनको जितना कुछ चलता है, हर घर में एक इन्वर्टर चाहिए था। अब हम इन्वर्टर को तब चलाते हैं जब हमें लगता है कुछ चला लेना चाहिए, कहीं ये ख़राब ना हो जाए रखा। ये सारी चीज़ नोट करें, आप पत्रकार हैं, करनी चाहिए। तो मैंने कहा बिजली पहले से ज़्यादा आती है, लेकिन हालांकि हरियाणा के मुकाबले, पंजाब के मुकाबले किसानों का जो खेतों का बिल है वो बहुत ज़्यादा है। वो पहले से ही, चूँकि हरियाणा किसान, वहाँ की आबादी और वहाँ की भूमि की जो एक, वो ज़्यादातर भूमि उपजाऊ है। हमारे यहाँ उतनी भूमि उपजाऊ नहीं है। हम 24 करोड़ की आबादी में हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जब बुंदेलखंड में कुछ होता नहीं था। वहाँ हम ये जो योजना लाए हैं, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, वो योजना वहाँ इसीलिए लागू की है, कम से कम पानी में अधिक से अधिक हम फसल पैदा कर सकें। धीरे धीरे सारा प्रदेश उपजाऊ बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और काफ़ी हद तक हम उसमें आगे जा चुके।
लेकिन उनसे हम सीधी सीधी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे सरकार को लगेगा, अभी पिछली सरकार ने 11 रुपये में पर यूनिट एग्रीमेंट किया हुआ था इन्हीं कंपनियों से, यही कंपनियां हैं हमारी सरकार ने कर दिया 7 रुपये में। 7 रुपये में सरकार लेके 1 रुपये में फ़िलहाल दे रही है किसानों के लिए। लेकिन और स्थिति सुधरेगी तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आगे भी कुछ करेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन सुधार की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तेजिंदर जी, किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं? बॉर्डर पर बैठे लोग हैं, उनको किसान मानते हैं या उनको विपक्ष के लोग मानते हैं? इसमें आप हाँ ना में जवाब दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मेरा दूसरा सवाल इसमें नहीं, ऐसा कोई वो नहीं, मैं कोई, आप जज भी नहीं है, नहीं और जज नहीं है ना, या देखिए, क्योंकि भाजपा के लोग कई बार उनको खालिस्तानी बता देते हैं, कई बार जाटलैंड के लोग बता देते हैं, कई बार उनको और कुछ ऐसे शब्द भी बोले हैं। तो चलो, जिसने, सुनो, आप मुझे कहीं जहाँ आप ले जाना चाह रहे, क्योंकि आपका जो ये एरिया है किसानी से, यहाँ पे जो लोग हैं खेतीहर किसान लोग हैं और वो आपको अफेक्ट करते हैं। शामली विधानसभा में राकेश टिकैत जी हैं, लगातार आंदोलन में हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है कैसे भी करके, उनको वोट नहीं देना। हालांकि हरियाणा में तो स्थिति ऐसी है कि भाजपा के लोगों को गांव में भी नहीं घुसने दिया जाता। ये आप मुझे बता रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं इसका? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं अभी रिसेंट आप सवाल, इलेक्शन आप से सीधा आया सवाल पूछो कर पहले। सवाल मेरा ये है कि जो बॉर्डर पर बैठे लोग हैं उनको आप किसान मानते हैं या विपक्ष के लोग मानते हैं? नहीं, हम विपक्ष का क्यों मानेंगे? किसान है तो किसान मानेंगे, उसमें हमारे यहाँ से तो किसान ही है, और किसान के साथ और भी लोग मिलके जाते हो तो उसका तो नहीं हम कह सकते कुछ भी। तो फिर उनकी मांगे क्यों नहीं मानते हैं आप? नहीं तो मांग, वो कहते हैं कि चलिए भैया हमें बिल नहीं चाहिए, अगर आप उन्हें किसान मानते हैं तो उनकी मांगे भी मान लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा है कि हम हर जगह हर चीज़ मानने को तैयार है, हमें बता दिया जाए कि ये लाइन गलत है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप जाकर पूछ कर लाओ, वो लाइन निकाल के लाओ, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, अपने लिए भी। वो लाइन आप निकाल के लाओ, जो भी लाइन गलत होगी, जिस पे उन्हें लगेगा कि ये लाइन गलत है, वो बताएंगे। तो हम हर जगह चर्चा करने को तैयार हैं, हर जगह बहस करने को तैयार हैं। बहस से मतलब संसद में चर्चा करके 11 राउंड की बात हो चुकी है, आगे भी बातचीत करना चाहेंगे तो हमेशा सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है कि सरकार उन्हें किसी तरह से मना करती हो। और 11-12 में उन्होंने जो बातें रखी, उन कुछ मुद्दों पे सरकार के बयान भी आपने पढ़े हैं, और अब तो वैसे ही वो स्थगित है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया हुआ है, तो उसके आधार पर कुछ चीज़ें आ जाएंगी। शामली में किस तरह की चुनौती मानते हैं? अब विधानसभा चुनाव आएंगे तो कैसी कुछ चुनौतियां नज़र आती हैं या नहीं, सिंपल है पहले की तरह फिर से योगी जी दोबारा आ रहे हैं और शामली विधानसभा भी पार हो रही है? शामली विधानसभा पहले मैं शायद 30,000 कुछ से जीता था, इस बार 62-63 हज़ार से जीतूँगा, 2 गुने से ज़्यादा जीतूँगा, और सब वोट मिलेंगे, सभी का मिल रहा है पहले से बहुत ज़्यादा। पहला मेरा परिचय भी कम था, एकदम से टिकट हो गया था, कार्यकर्ता के नाते मैं बराबर के जनपद में प्रभारी था, अचानक से टिकट हुआ। और शामली नहीं, आसपास में सभी विधानसभाओं में ये स्थिति है कि पहले से ज़्यादा वोट माननीय मोदी जी के नाम पर, माननीय योगी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। ये निश्चित आप मान लें, पहले से बढ़कर सीट पार्टी की आ रही है। तेजिंदर जी, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? किसान खिला पा रहे हैं नज़र, इधर आरएलडी भी कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि किसान आंदोलन के सहारे मजबूत होती नजर आ रही है। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, एक योजना आप वो बताइए कि उसमें गड़बड़ है, कोई चीज़ ऐसी नहीं, हर क्षेत्र में काम सरकार कर रही है और सामने दिख रहा है, भाषण नहीं, काम दिख रहा है। मैंने आपको बताया ना कुछ योजनाएं, मैं आपको 10 योजना और बता सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ किसान भाई, पहली बार जब बीजेपी आई 91 में इसमें उत्तर प्रदेश में, तो माननीय मुख्यमंत्री थे हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी ने किसान भाई के नाम से एक दस्तावेज जारी किया, जो किसान को पहचान पत्र के रूप में पहली बार किसी सरकार ने दिया, और 12 सरकारी विभागों में से मान्यता थी। उसके बाद उन्होंने तहसील दिवस की व्यवस्था की, एक दिन ऐसा निश्चित हो जाए कि उस दिन किसान और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोग एक जगह पर, सभी अधिकारी उनको बैठे मिलें। तो ऐसा एक तहसील दिवस के नाम पे मंगल के दिन उन्होंने शुरू किया था, और किसी भी सरकार ने उसको बदला नहीं। इसलिए नहीं बदला कि उससे बेहतर व्यवस्था निकाल नहीं पाए। 72 घंटे में ट्रांसफार्मर हम देंगे, ये पहली बार घोषणा माननीय कल्याण सिंह जी ने की। किसानों का खाता सोसाइटी में गन्ने का जाता था, उसे गन्ना खाते को बैंक में ट्रांसफ़र भारतीय जनता पार्टी ने किया। उस समय लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन आंदोलन के बाद भी वो खाता वहाँ जाने से आज लोग सुकून महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती थी, कभी पर्ची हो गई या कभी कोई और चीज़ हो गई, उससे लोग सुकून में हैं। भूमि अधिग्रहण बिल आया, बहुत लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन आज लोग मानते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि कोई रोड निकलती है
तो इस बात के लिए सिफारिश रहती है कि रोड मेरे खेत के पास से गुजर जाए, मेरी भी ज़मीन उसमें आ जाए, क्योंकि लोगों को लगता है कि भूमि अधिग्रहण अगर कुछ होगी तो हम एक के बदले 2-4 बीघे ज़मीन अभी बढ़ा भी सकते हैं और अपना कुछ खर्च भी निकाल सकते हैं। यूरिया का मामला आया, यूरिया में हमेशा किल्लत रहती थी और उस किल्लत के बाद उसकी ब्लैकमेलिंग होती थी। हर 2-4-6 साल में एक बार लाठीचार्ज या हंगामा कुछ होता था और किसान दर दर भटकता था। लेकिन यूरिया में हमने नीम मिला दिया। नीम कोटेड होने से युवा कोई भी जो केमिकल फैक्ट्री या किसी भी अन्य उपयोग में लाता था और वो किसान के नाम पर आने वाले सस्ते यूरिया को खरीद लेता था और उसके कारण से वो किल्लत पैदा होती थी। लेकिन अब वो बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि कहीं मिला नहीं सकते। अगर नीम मिला हुआ है तो किलो किसान के काम आएगा। किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, खुद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दिया। नदी जोड़ने की योजना लाए तो हम लाए। 1994 से यहाँ ट्यूबवेल के कनेक्शन ही बंद थे, सारी सरकारें आगे चली गई। ये माननीय योगी जी ने पहली बार वो कनेक्शन खोले, क्योंकि गलत फैसले के आधार पर वो फैसला ले लिया गया था। माननीय न्यायालय का आदेश यह था कि ज़्यादा पानी के संयंत्र बंद कर दिए जाएं, लेकिन उस समय की सरकार ने संयंत्र तो बंद नहीं किए, लेकिन ट्यूबवेल बंद कर दिए, इनके कनेक्शन देने बंद कर दिए थे। फसल बीमा योजना, ऐसी अनेक योजनाएं 15, 16, 17, 18 में आपको बता सकता हूं जो हमारी सरकार के समय में आई है। लेकिन आप पत्रकार हैं, मेरा निवेदन भी है, आप कहीं भी जाएं तो पूछना, जो लोग विपक्ष के लोग आवाज़ उठाते हैं, जो आलोचना करते हैं किसी भी योजना की, किसी भी चीज़ की, चाहे किसान बिल की भी, उनसे पूछना कि पिछले 30 वर्षों में माननीय चौधरी चरण सिंह जी को छोड़ दीजिए, उन्होंने तो ये पटवारी का पद खत्म करना, जमींदारी खात्मा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ उन्होंने की अपने समय में। लेकिन 1990 से हम यहाँ हैं, अगर पिछले 30 वर्षों में और भी सरकार रही हैं, अगर एक भी योजना किसानों के लिए वो लेकर आए हों तो कम से कम देश को बताएं। हमारी योजना की आलोचना करना अलग बात है, इसमें कमी रह गई, ये कमी रह गई, वो भी दूर हो सकती है, लेकिन कम से कम ऐसा मौका हमें भी तो मिले कि वो कोई योजना लाए हो और हम बता सकें आप योजना लाए थे, इसमें कमी रह गई, क्योंकि लाए नहीं कभी कुछ, एक योजना कभी नहीं लाए, केवल उन योजनाओं पर टीका टिप्पणी की है जो भारतीय जनता पार्टी किसान को लेकर लाती रही है। तो इसलिए उस क्षेत्र में भी ऐसा नहीं है कि हमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जो हमने किया वो मैं गिनवा सकता हूं, जो उन्होंने किया उनको भी आप गिनवा कर बताना अपने चैनल में। मैं बिल्कुल उनसे भी मैं बातचीत करूंगा, विपक्ष के लोगों से भी मैं लगातार इंटरव्यू कर रहा हूँ, बिल्कुल करना जी, कोई योजना, मैं उनसे भी इस तरह की बातचीत करूंगा। ये सभी सवाल जो आपने बताई हैं, ये सारी बातें मैं उनको इसके अलावा भी 2-4, ऐसा नहीं हर समय हर चीज़ याद ना आए, और भी योजनाएं 2-4 मैं बता सकता हूँ, लेकिन कुल मिलाकर अगर उनकी भी 2 योजना याद आ जाए, 3 आ जाएं तो बताएं जरूर। बिल्कुल, मैं पूछने की कोशिश करूंगा। हाँ, ठीक रहेगा ना, देश के लोगों का ज्ञान भी बढ़ेगा, सबको पता भी चलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद तेजिंदर जी। देखिए, अब तक के लिए इतना ही। हालांकि इनके पास उतना ज़्यादा समय नहीं था, हो सकता और ज़्यादा लंबी हम बातचीत कर लेते, और किसी दिन हम बातचीत करेंगे तेजिंदर जी। ये काफ़ी लंबा हो गया है, इसमें लोगों को इंटरेस्ट काफ़ी आएगा देखने में, और लोगों को इंतजार रहेगा दूसरा इंटरव्यू आपका कब आएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।